ठीक है, दोबारा सुनिए तवज्जो से। हाँ बोलो। कौन सा? स्प्रेड ऑफ डाटा के स्प्रेड ऑफ डाटा जो है वो बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा देखो, जब मैं हम डिस्ट्रीब्यूशन निकाल रहे हैं बेसिकली, ये जो है वो हमारे पास प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। क्या? प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। कि भाई ये प्रोबेबिलिटी जो है वो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है? प्रोबेबिलिटी हमने थोड़ा बहुत डिस्कस भी किया था कि भाई एक इवेंट के अकर होने के चांसेस जो हैं उसको हम सिंपल जो है वो प्रोबेबिलिटी कहते हैं। ठीक है। अच्छा, जब हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं, ठीक है, प्रोबेबिलिटी की जब हम बात करते हैं हमारे पास दो तरह के वेरिएबल होते हैं। एक हमारे पास कंटिन्यूअस और, अच्छा पहली बात होती है कि हमारे पास रैंडम वेरिएबल होता है। क्या होता है? ठीक है। अच्छा हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ज़्यादा डिटेल बात नहीं करेंगे, बस हम इतनी बात करेंगे हमें बात याद रहे। ज़्यादा डिटेल से कन्फ्यूजन जो है वो ज़्यादा बढ़ रहा है हमारा ना। रैंडम वेरिएबल, ठीक है। रैंडम वेरिएबल क्या चीज़ होती है? एक सादा सी डेफिनेशन लिख रहा हूँ कि भाई क्वांटिफाइज द इवेंट्स। ये क्वांटिफाई करता है किसको? इवेंट को। क्वांटिफाई का मतलब क्या है? बातें नहीं करो यार, आवाज गूंज रही है। कि जब हम बात करते हैं रैंडम वेरिएबल की, तो बेसिकली ये क्वांटिटी में किसी इवेंट को की रिप्रेजेंटेशन जो है वो बताता है। अच्छा, मैं इसकी अगर कोई सिंपल सी यहाँ पर एग्जांपल दे दूँ तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। असल गड़बड़ जो है वो यहीं से है, मुझे एहसास हो रहा है कि शायद मैं जो हूँ वो ये वाली बात सही से नहीं एक्सप्लेन कर सका हूँ, इसलिए जो है ये इशू आ रहा है। तो लेट्स सी, कोई बात नहीं, हो जाता है। अच्छा, क्या कहता है? अ रैंडम वेरिएबल इज अ रूल दैट असाइंस अ न्यूमेरिकल वैल्यू टू इट आउटकम, यानी उसको न्यूमेरिकल वैल्यू दे दे, क्वांटिफाई कर दे, क्वांटिटी में एक्सप्रेस करे। अब इन अ सैंपल स्पेस, रैंडम वेरिएबल में भी इधर डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, दो तरह के। अब जैसे हमारे पास, मैं इसकी एग्जांपल लेता हूं। सबसे पहली बात क्या कह रहा हूं कि कुछ इवेंट्स हैं हमारे पास। जब हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं तो मैं इसको इस तरह लिखता हूं। एक छोटा सा इवेंट यहां पर लेते हैं, ठीक है। सुन लो यार, तुम्हें नहीं समझ में आ रहा, तुम नहीं परेशान हो रहे हो, मैं ज्यादा परेशान हो रहा हूँ तो समझ नहीं आ रहा, या हम उस तरह काम नहीं कर पा रहे। टॉसिंग का, टॉसिंग टू कॉइन्स, ठीक है। दो कॉइन टॉस करें तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स बनते हैं, ठीक है। हेड हेड, टेल टेल, हेड टेल, टेल हेड, और ये चार इवेंट बन जाते हैं, ठीक है। ये चार हमारे पास पॉसिबल आउटकम्स होते हैं जो हमारे पास बन जाते हैं। अच्छा, अब हम क्या कह रहे हैं, इसको हमने क्या करना है, इसका रैंडम वेरिएबल बनाना है, ठीक है। इसको क्या करना है? रैंडम वेरिएबल बनाना है। जैसे मैं अब यहां पर कहता हूं, एक इवेंट लिखता हूं कि भाई व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट
2 हेड्स, ठीक है। 2 हेड्स आने की प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या है? हाँ भाई, तो अब मैं इसको कैसे लिखूंगा, समझना बात को। अब मैं ये नहीं लिखूंगा कि 2 हेड आने, ये नहीं लिखूंगा, बल्कि इसकी एक्चुअल वैल्यू लिखूंगा कि 2 हेड जो है वो कितनी दफा आ रहा है इवेंट में, 1 दफा आ रहा है, ठीक है। या मैं कहूँ अगर इस तरह लिखता कि भाई 1 हेड एटमोस्ट आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, तो आप क्या लिखेंगे भाई, 3 दफा है, 3 दफा है। तो अब मैं बेसिकली क्या कर रहा हूं, अब मैं एक नंबर असाइन कर रहा हूं, इसको हम कह रहे हैं बेसिकली हम क्वांटिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्वांटिफाई कर रहे हैं, क्वांटिफाई कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी नहीं लिख रहा हूं मैं ये नहीं लिख रहा हूं कि भाई ये टोटल आउटकम 4 है तो पॉसिबल आउटकम जो है वो 3 है और 3/4 प्रोबेबिलिटी होगी, ठीक है। मैं इसको क्वांटिफाई कर रहा हूं कि एक इवेंट जो है हमारे टोटल स्पेस में कितनी दफा है, टोटल स्पेस में वो इवेंट जो है वो कितनी दफा है, कितनी दफा है, ठीक है, 3 दफा है। क्या चीज? 1 दफा मैंने कहा ना, 1 दफा हेड आने की, तो 1 दफा इसमें, 1 दफा इसमें, 1 दफा इसमें, 3 दफा, ठीक है। तो इस नंबर को हम क्या कहते हैं? रैंडम वेरिएबल कहते हैं। दिस कैन बी अ डिस्क्रीट नंबर और दिस कैन बी अ कंटिन्यूअस नंबर, ठीक है। हमें पता है कौन सी बातों का जवाब डिस्क्रीट आता है। अच्छा, सवाल पूछो इसमें। अच्छा, ये सवाल है। अच्छा देखो, हम बात ये कह रहे हैं, असल में तुम पिछली क्लासों में नहीं थे तो शायद थोड़ा सा मुश्किल होगी। हम जब एक कॉइन टॉस करते हैं तो हमारे पास क्या क्या जवाब आ सकते हैं, 2 कॉइन्स को टॉस करके। या तो दोनों में हेड आएगा, या दोनों में टेल आएगा, या एक में हेड एक में टेल आएगा, या एक टेल में हेड, और इसके अलावा कोई चांस है? अब मैं ये कह रहा हूं कि भाई तो एटमोस्ट 2 हेड कितनी दफा आ सकते हैं, एटमोस्ट 1 हेड कितनी, एटमोस्ट का मतलब क्या है? ज्यादा से ज्यादा, ज्यादा से ज्यादा जो 1 हेड है वो कितनी दफा आ सकते हैं, 1 2 3, तो मैं इसको क्या कह रहा हूं, 3। तो ये मेरा एक रैंडम वेरिएबल हो गया 3, ठीक है। इसको क्या कहते हैं हम? रैंडम वेरिएबल, जिसके अंदर हम उस इवेंट को कोई नंबर असाइन कर रहे हैं, उस इवेंट को कोई नंबर असाइन कर रहे हैं। अब मैंने ये कहा कि ये क्योंकि 3 4 ये इवेंट ही ऐसा है जिसका जवाब जो है वो डेसिमल में नहीं आ सकता, इसलिए जो वेरिएबल क्रिएट हो रहा है, दिस वेरिएबल विल बी कॉल्ड एज डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्या कहलाएगा? डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है, ठीक है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास क्या हो सकता है, कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि यार मुझे अपने ऑफिस से, खड़ा हो जा तू जरा मेरे पास, हाँ ये, हाँ भाई, हमारे कितने बहन भाई हैं? हैं? 5 है? क्या 5.25 हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना, ठीक है। तो ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो राउंड फिगर में है ना, होल नंबर में है। घर में कमरे कितने हैं? 3, क्या 3.5 हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। क्लास में बच्चे इस वक्त कितने बैठे हैं? हाँ, तो उसको रूम नहीं कहेंगे ना बेटा, अभी उसको रूम नहीं कहेंगे ना, वो रूम की डेफिनेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये डिस्क्रीट होती है हमारे पास, जो होल नंबर होता है वो डिस्क्रीट होता है,
होल नंबर जो है वो क्या होता है, डिस्क्रीट होता है। अच्छा, अब मैं कह रहा हूं कि भाई मुझे ऑफिस से घर जाने में 45 मिनट्स लगते हैं, 45 मिनट्स लगते हैं, ठीक है। तो अब क्या कंटिन्यूस, क्या मुझे हर दफा 45 मिनट लगते हैं एग्जैक्टली नहीं, कभी मुझे 45.5 मिनट भी लग सकते हैं, कभी मुझे 44.2 मिनट भी लग सकते हैं। ये एक ऐसी क्वांटिटी है जो क्या हो सकती है। अच्छा, मैं अपना वेट करता हूं, वेट मेजर करता हूं अपना 10 दिन लगातार, ठीक है। तो एक दिन मेरा वेट कितना आ जाता है, 72.3। फिर दूसरे दिन मेजर करता हूं तो अब ये हो सकता है मैं कम ज्यादा खा रहा हूं, हो सकता है मशीन का भी फॉल्ट हो, बट रिकॉर्ड ऐसा हो रहा है, 73 रिकॉर्ड हो गया। फिर किसी दिन 71 भी दिखा रहा है, ठीक है। या 10 हफ्ते कह लो, चलो हफ्ते में तो फर्क आ जाता है ना। तो अब ये वैल्यू क्या है, ये हमारे पास कंटिन्यूस वैल्यूज हैं, ठीक है। और ये वेरिएबल क्या कहलाएगा, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल। एक आदमी है, वो ये टारगेट पे निशाना लगाता है यहां से, ठीक है। और ये 10 दफा निशाना लगाता है, तो कितनी दफा, 10 में से ये कितनी दफा इसका निशाना ठीक लग सकता है। एक दफा भी नहीं ले सकता, एक दफा भी लग सकता है, 2 दफा भी लग सकता है, 3 दफा भी लग सकता है, 4 दफा भी, और 10 के 10 दफा भी। तो कैसे वेरिएबल है ये, इसमें कोई आधा पौना तो नहीं हो सकता, ठीक है। आधा पौना तो नहीं हो सकता जी। कंटिन्यूस वैल्यू बेटा ऐसी वैल्यू होती है जो हमारे पास डेसिमल में जा सकती है, ठीक है। डेसिमल में जा सकती है, ऐसी वैल्यू को हम कंटिन्यूस वैल्यू कहते हैं। अच्छा, बात रैंडम वेरिएबल से आगे बढ़ाते हैं। हमारा जो अभी वाला डिस्कशन है वो हम काम कर रहे हैं कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल पे। जब कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात होती है, किसकी बात होती है, कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की। रैंडम वेरिएबल की आपको बाय डेफिनेशन थोड़ी बहुत बात पता है कि हम क्या करते हैं, जो हमारे पास इवेंट्स हैं उनको क्वांटिफाई करते हैं। कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो इसके अंदर हम जो सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं वो हमारे पास कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन होती है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अच्छा, अब जो रैंडम वेरिएबल है ना, जो हमारे पास यूं करके आ गया है, कैसे करके आ गया है कि भाई ये वैल्यू 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 ये वैल्यू, ठीक है। अब ये वैल्यू किस तरह डिस्ट्रीब्यूशन में आ रही है, इसकी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है किस तरह आ रही है, अभी ये बात हमने बहुत गौर से सीखनी है, ठीक है। तो मैं बात कर रहा हूं अभी किस चीज की, कि हमारे पास क्या है, जब हम कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की बात करते हैं तो हम किसकी बात करते हैं भाई, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। इसको याद रखना है आपने कि कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल की जब बात करते हैं तो सबसे पहला डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल, बस यही बात ही खत्म हो जाती है। अब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, अगर मैं उन वैल्यूज को प्लॉट करूं, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, उन वैल्यूज को अगर मैं प्लॉट करूं तो मेरे पास एक बेल शेप कर्व आता है, ठीक है। या यूं समझ लें कि अगर किसी वैल्यूज का कर्व जो है वो बेल शेप आ रहा है तो दे में बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड वैल्यूज, ठीक है। अब बेल शेप कर्व क्या होता है, हमने सब डिस्कस किया हुआ है, बट वी आर डूइंग इट अगेन, कि भाई बेल शेप कर्व में हमारे पास, मैं क्या करता हूं,
ठीक है, ये कैसा कर्व है हमारे पास, थोड़ा सा बेल शेप नहीं है। ठीक है, अगर मैं इसको ड्रॉ ही कर दूं हाथ से तो अच्छा है। अच्छा जी, अच्छा, मैंने यूं किया इसको, और यूं ड्रॉ, ठीक है, थोड़ा सा टेढ़ा ही है, ठीक है, अच्छा है टेढ़ा बना है, बनाने में थोड़ा ऐसे ही था। अब ये बेल शेप कर्व जो है वो हमारे पास क्या आ गया, इसका प्लॉट आ गया। अच्छा, आप कहेंगे भाई ये हम कैसे प्लॉट करेंगे, हम कैसे प्लॉट करेंगे, तो लेट्स सी, मैं साथ साथ काम करके भी दिखाता हूँ। मैंने किया भाई, देखो मैंने क्या लिया यहाँ पर, डिस्ट्रीब्यूशंस। मेरे पास जो है ना एक डाटा है इंश्योरेंस डॉट CSV, ये हमारे पास डाटा है, ठीक है, ये हमारे पास डाटा है, और एज इसमें ये हमारे पास कॉलम है, एक हमारे पास ये कॉलम है, एक हमारे पास ये कॉलम है, जिसके अंदर हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यूज जो है वो मिल रही है। अच्छा, अब मैं क्या करने जा रहा हूं, किसी एक कॉलम के ऊपर, किसी एक कॉलम की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेक करने जा रहा हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं BMI का कॉलम ले लूं, किसका ले लूं, मैं BMI को प्लॉट कर देता हूँ, शायद मैंने नीचे करा हुआ हो इसको। अभी ये स्केलिंग और एक्सेलिंग भी हमें पढ़नी है, बट ये आ गया, ये मैंने क्या प्लॉट कर दिया भाई, मैंने SNS डॉट हिस्टोग्राम प्लॉट किया BMI के कॉलम का। ये आपको कैसा डिस्ट्रीब्यूटेड लग रहा है, बेल शेप लग रहा है। अच्छा, बेल शेप, अगर मुझे, मैं यहां पर एक काम करता हूं सिंपल, देखो ये एक मिनट, इसका अगर मैं KDE लगा दूं, कर्नल डेंसिटी एस्टिमेशन, क्या, तो ये इसके कर्व को स्मूथ कर देगा, क्या कर देगा, मैं इसको ट्रू कर देता हूं, मैं इसको जब ट्रू करता हूं तो यू विल सी लाइक दिस, ठीक है, समझ आ रही बात, ये स्मूथ कर देता है ऑन एवरेजेस, ये क्या कर देता है, स्मूथ कर देता है, ठीक है, बात समझ आ रही, कि मैंने डाटा को प्लॉट किया और डाटा की जो वैल्यूज हैं वो मेरे पास जो है मुझे कैसी नजर आ रही, राइट। अच्छा, हमने क्या बात की, हमने कहा कि जो हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो हमारा ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह का होता है। अब इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज मुझे याद रखनी पड़ेंगी कि भाई नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉपर्टीज क्या है, हमने पढ़ी है, लेकिन मैं दोबारा करता हूँ इसको जरा, लेके आ गए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास जो है एक्स एक्सिस पे मैं किसी की इनकम प्लॉट कर रहा हूँ, और वाई एक्सिस पे मैं यहाँ पर काउंट प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है। अब हमने बहुत सारी चीजें पढ़ी थी। अच्छा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो ये बेल शेप कर्व भी हो सकता है,
बेल शेप से थोड़ा बिगड़ा हुआ कर्व भी हो सकता है, ठीक है। कर्व चेंज जरूरी नहीं कि बिल्कुल ही बेल शेप्ड आएगा, बट अगर थोड़ा बहुत बेल शेप आ रहा है, थोड़ा यूं गिरा हुआ आ रहा है, थोड़ा यूं गिरा हुआ आ रहा है, ठीक है, तो इट मीन्स कि ये बेल शेप्ड है, बेल शेप्ड है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास क्या है, हम हमने ये सीखा हुआ है कि भाई ये वाला जो रीजन होता है जहां से ये कर्व मूव कर रहा है, ठीक है, ये सारा, एक तो पहली बात, ये हमारे पास क्या होता है, सेंटर होता है, यानी जिसको हम मीन कह रहे होते हैं, और ये हमारे पास मैक्सिमम जो डेटा है वो किस रीजन में प्लॉट होता है। अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा है तो हमारा जितना भी रिकॉर्ड्स हैं उनमें से ज्यादातर वैल्यूज जो है वो कहाँ लाई कर रही होंगी, यहाँ लाई कर रही होंगी, यहाँ लाई कर रही होंगी। आप बोलेंगे ऐसा क्यों, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की क्या है प्रॉपर्टी है कि अगर वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में डेटा आ रहा है किसी तरह से, तो आप देखेंगे, अभी हम देखेंगे भी अपने डेटा सेट के ऊपर, कि ये ज्यादातर डेटा जो है वो यही लाई कर रहा है, ठीक है, ज्यादातर डेटा जो है वो यही लाई कर रहा है। अच्छा, अब ये तो बात होगी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की। हमारे पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फर्दर पार्ट है, दैट इज नॉन एज स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, कौन सा स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, नहीं, ये अब बात करता हूं मैं कि ये परफेक्टली सिमेट्रिकल होगा। क्या होगा, परफेक्टली सिमेट्रिकल होगा, यानी जब मैं परफेक्टली सिमेट्रिकल की बात कर रहा हूं तो ये बिल्कुल जो है 100% बेल शेप्ड होगा। अगर मैं यहां से, जैसे मैं ये इसको देख रहा हूँ, क्या ये परफेक्टली सिमेट्रिकल है, लग रहा नहीं लग रहा है, देखिए इधर टेल ज्यादा है और इधर टेल कम है, ठीक है। मैं यहां से कोई तस्वीर निकालता हूं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास कैसा है भाई, परफेक्टली सिमेट्रिकल, ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारे पास परफेक्टली सिमेट्रिकल है। नंबर 2, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी, परफेक्टली सिमेट्रिकल है और हमारे पास मीन, मीडियन, मॉड, ठीक है, ये सब क्या होंगे, जीरो होंगे, क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, जीरो पर लाई कर रहे होंगे, या इसको यूं कह लो सेंटर पे लाई कर रहे होंगे, जीरो होंगे, अभी इतना बस समझ लें, ठीक है। एक और अहम प्रॉपर्टी क्या है, जब ये परफेक्टली सिमेट्रिकल है तो आधा इधर है और आधा इधर है, यूं फोल्ड करूं तो दोनों मिक्स हो जाएंगे, यूं फोल्ड करूं दोनों खुल जाएंगे, ये होगा ना परफेक्टली सिमेट्रिकल, जैसे मैं हाथ कर रहा हूं, 5 उंगली इधर 5 उंगली इधर, तो 50% ऑफ डेटा कहाँ होगा, लेफ्ट पर होगा, और 50% ऑफ डेटा कहाँ होगा, राइट पर होगा, ठीक है। 50 नियरली इक्वल टू हो जाता है, अभी हम देखते हैं, नियरली इक्वल टू हो जाता है। प्लस अगली प्रॉपर्टी क्या होगी, अगली प्रॉपर्टी क्या होगी कि भाई 68% ऑफ डेटा, ठीक है, लाइस अंडर 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, याद है 68% डेटा जो है वो कहां होगा, प्लस माइनस 1 अंडर स्टैंडर्ड डेविएशन, प्लस माइनस 1 अंडर स्टैंडर्ड। अगर नहीं याद आ रहा तो मैं पहले इसको लिख देता हूं फिर बताता हूं। और 95% डेटा, जी
lies under प्लस माइनस 2 स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ठीक है। और तीसरी 99.7% डेटा लाइस अंडर प्लस माइनस 3 स्टैंडर्ड डेविएशन। अब इसको याद करते हैं, ये क्या पढ़ा था हमने। ठीक है, हमने ये कहा था, कोई इमेज ले लेते हैं, यही वाली मिल जाएगी हमें। ये वाली, यही ना। वो इतनी छोटी आ गई थी, वो ज्यादा बड़ी हो गई। याद है ये बात हमने की थी कि परफेक्टली सिमेट्रिकल होगा और मीन मीडियन मॉड तीनों किस पर आ रहे होंगे, 0 पे आ रहे होंगे। ठीक है, और 50% डेटा इधर होगा, 50% डेटा इधर होगा। ठीक है, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन पर 68% ऑफ डेटा लाई कर रहा है, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस पे 95% डेटा, और 3 स्टैंडर्ड डेविएशन प्लस माइनस पे 99.7% डेटा जो है वो लाई कर रहा है। ठीक है, ये किसकी बात कर रहा हूं मैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हमारे पास डेटा आ जाएगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, हम उसे कन्वर्ट करेंगे किसके अंदर, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर कोई सा भी डेटा ले लो यार। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर। ठीक है, यहां तक बात सही है, बात समझ। हाँ जी, कोई सवाल। कौन सा वाला डेटा, 0.3% डेटा जो बाहर निकलता है ना, असल में स्टैंडर्ड ये कहता है कि जो अभी तो एक बात करने वाला हूं, तुमने पूछ लिया, -3 के बाहर, -3 के बाहर जो वैल्यू होगी वो आउटलायर होगी। अच्छा, अब सवाल यहाँ पर ये है कि ये जो नंबर्स हैं ये क्या बला है, ये क्या है भाई। ये कर्व तो आगे हमने स्मूथ कर दिया, वहां आपने हमारा हिस्टोग्राम बना था, हमने सीधा कर दिया उसको, वहां देख लिया। ये जी स्कोर है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज हैं। ये क्या है, स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज हैं, ये जी स्कोर है। क्या है, जी स्कोर की वैल्यूज है। ठीक है, अभी यही तो कहा है हमने, 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे। ठीक है, तो अब मैंने क्या करना है, अब मैंने पहले जी स्कोर जो है वो कैलकुलेट करना है, यानी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो कैलकुलेट करना है। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर चंद बातें आती हैं कि मैं जी स्कोर जब कैलकुलेट करता हूँ तो ये हम कहते हैं कि हम क्या करने लगे हैं, स्केलिंग करने लगे हैं। क्या करने लगे, स्केलिंग करने लगे। ठीक है, स्केलिंग से हमारा डेटा जो है वो क्या होता है, नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाता है। किसकी तरफ जाता है, स्केलिंग हमारे पास दो तरह की होती है, आपने नाम सुने होंगे कभी, मिन मैक्स स्केलिंग। ठीक है, और हमारे पास कौन सी होती है भाई, जी स्केलिंग होती है। यही हमारे पास स्टैंडर्ड स्केलिंग होती है, मिन मैक्स स्केलिंग और जी स्केलिंग, या इन्हीं को हम सबको क्या कहते हैं मिला के, नॉर्मलाइजेशन। क्या, कि हम क्या कर रहे हैं, डेटा की नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। ये आप मशीन लर्निंग में डेटा पे अक्सर बेशतर कर रहे होंगे, नॉर्मलाइजेशन। ठीक है, कि हम क्या कर रहे हैं, नॉर्मलाइजेशन कर रहे हैं। अब ये जो मिन मैक्स स्केलिंग होती है ना, ये स्केलिंग पहली बात तो हम क्यों करते हैं,
एक तो डेटा को नॉर्मलाइज करने के लिए, प्लस सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है वो क्या है, यहाँ पर आते हैं हम। देखो समझना इस चीज को, ये मेरे पास है यहाँ पर, अगर मैं एज के कॉलम और बीएमआई के कॉलम और चार्जेस के कॉलम, इन 3 कॉलम्स को क्या करूं, स्टडी करूं, तो इनको मैं कैसे कंपेयर करूंगा। मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? भाई एज अलग एंटिटी है, कितने चार्जेस लगे हैं वो अलग एंटिटी है। मतलब यूं समझ लें कि मैं अलग अलग यूनिट का डेटा है उसको कंपेयर करना चाह रहा हूं। ठीक है, मेरी बात समझ रहे क्या कह रहा हूं कि भाई बात ये है कि लीटर वाली कोई क्वांटिटी है, लिक्विड क्वांटिटी है, वो लीटर में होगी। ठीक है, ये कहे यार दाऊद के भाई हमारी भैंस ने जो है ना वो आज 10 लीटर दूध दिया। ठीक है, और आप कहें जी हमारे खेत में जो है ना वो 10 किलो आम पके। तो ये कंपेयर कंपेयर हो सकती है क्या? क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज बिकॉज उसकी यूनिट क्या है, अलग है। उसकी यूनिट क्या है, अलग है। उसकी डेटा रेंजेस अलग है। उसकी डेटा रेंजेस अलग है। यहां पर अगर मैं मिनिमम निकालूं या मैक्सिमम निकालूं कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा किसी का एक दिन होगा, क्योंकि पैदा होगा जब इंश्योरेंस होगी, एक दिन का होगा। और मैक्सिमम कितना होगा यार, कोई 100 साल का होगा। लेकिन यहाँ रेंजेस क्या होंगी, यहाँ हजारों में चल रही रेंजेस। तो कोई कंपैरिजन बनता नहीं है। तो जब हम डेटा मॉडलिंग कर रहे होते हैं, कोई मैथमेटिकल मॉडल बना रहे होते हैं, तो हम कोशिश क्या करते हैं कि हम इनकी जो रेंजेस हैं उन सब रेंजेस को एक जैसी रेंज में कन्वर्ट कर दें। किसमें कर दें? एक जैसी रेंज में कन्वर्ट कर दें। ठीक है, एक जैसी रेंज में कन्वर्ट कैसे होती है? उसके बहुत सारे सिंपल से तरीके हैं। इस सारे प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सारे प्रोसेस को नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। जैसे ये एज का कॉलम है ना, मैं यहीं पर एक काम करके दिखाता हूँ आपको। देखो समझो जरा, मैंने कहा अभी एज का जो कॉलम है, समझना, df डॉट एज का जो कॉलम है, एज का जो कॉलम है उसे डिवाइड कर दो df डॉट एज के मैक्स से। क्या किया मैंने उस कॉलम की सबसे बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दिया। उस कॉलम को उसी कॉलम की सबसे बड़ी वैल्यू से डिवाइड कर दिया। तो अब मुझे ये बताओ इस कॉलम में सबसे बड़ी वैल्यू क्या आएगी? हाँ, 1 आएगी। क्योंकि अगर सबसे बड़ी एज 100 होगी तो 100 को 100 से डिवाइड किया 1, बाकी सारी एजेस 100 से क्या है, छोटी है। अब अगर 100 से छोटी वैल्यू को 100 से डिवाइड करूं तो आंसर डेसिमल में आएगा, 1 से छोटा आएगा। ठीक है, अगर ये बात नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, इधर देख लो, इधर देखो, इधर देखो, मैं यहाँ दिखा दूँ मेरे पास क्या है भाई। देखो मेरे पास कुछ एजेस लिखी हुई हैं, 12 साल, 23 साल, 45 साल, 56 साल, 12 साल, 13 साल। ठीक है, इनमें सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? हाँ, कौन सी है? 56। तो 56 से क्या कर दूं भाई, डिवाइड कर दो। ठीक है, 56 से जब डिवाइड किया तो हमारे पास सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? क्योंकि वही सबसे बड़ा था, अपने आप से डिवाइड, बाकी सब तो उससे छोटे हैं ना। तो इसकी रेंज क्या सेट हो गई? बिटवीन 0 एंड 1, इंक्लूडिंग 0 एंड 1 हो गई सेट। ये एक तरीका है कि मैंने रेंज क्या कर दी, स्क्वीज कर दी बिटवीन 0 एंड 1। अच्छा, मेरे पास एक और कॉलम है, उसके अंदर लोगों की तनख्वाह लिखी हुई है। एक बंदे की तनख्वाह जो है 50,000, एक बंदे की तनख्वाह जो है वो 2,30,000, एक बंदे की इतनी तनख्वाह, एक बंदे की 30,000, एक बंदे की 34,000, एक बंदे की इतनी,
एक बंदे की इतनी इतनी, ठीक है। इसमें सबसे बड़ी वैल्यू क्या है? बहुत ज्यादा ही कर दिया। चलो ठीक है, ये 50,000 हो गए, डिवाइडेड बाय कितने भाई? ये 80, ठीक है। क्या? ये ना 680 यार। अच्छा, 680 बोला तो मैंने वहां से कर दिया ना। अब बताओ, अब इस कॉलम की रेंज और इस कॉलम की रेंज कैसी हो गई? एक्चुअल में ये क्या थे? पहले देख रहे थे तो हम ये कॉलम क्या थे, बिल्कुल ही आउट चल रहे थे। लेकिन अब दोनों की रेंज क्या हो गई बिटवीन जी। अच्छा, आप बोले सर इससे तो वैल्यू चेंज हो गई। तो कोई बात नहीं, इसको दोबारा मैक्सिमम से क्या कर दो, हैं, मैक्सिमम से मल्टीप्लाई कर दे। क्या थी भाई? यही था, वापस आ गई, सारी वापस आ गई, ठीक है। हैं, दोबारा बोलो, क्या समझ नहीं आया? क्या कंपेयर किया? मैंने तो कुछ भी कंपेयर नहीं किया। मैंने तो अभी सिर्फ क्या किया है, मैंने ये कहा है कि एजिस की रेंजेस को क्या कर दो, स्क्वेज करके 10 के दरमियान ले आओ, और इसी तरह सैलरी की रेंजेस को भी स्क्वेज करके किस में ले आओ, 10 में ले आओ। तो पहले इसकी वैल्यू जो थी वो 10, 12, 25, 30 चल रही, इसकी वैल्यू हजारों में चल रही थी। अब हमें देखने में क्या लग रहा है कि दोनों वैल्यूज जो है वो कैसी हो गई, एक जैसी रेंज में आ गई, एक जैसी रेंज में आ गई, बस ये काम किया, ठीक है। किसका? हाँ, किस चीज का? तो वन ही मैक्सिमम है ना? हाँ, हमें मल्टीप्लाई कर दो, 678 से बढ़ाकर 678 आ जाएगा। कौन सी? अरे भाई, ये फेंक थोड़ी दोगे असली को, वो तो होगा ना हमारे पास, बस कुछ ना कुछ करके रखिए होंगे ना यार, ऐसा थोड़ी होगा हम कैंसिल आउट फारिग थोड़ी कर देंगे उसको। अच्छा, वापस आ जाओ। तो मिन मैक्स स्केलिंग भी एक स्केलिंग है, और जी स्केलिंग से भी हम क्या करते हैं, डेटा को नॉर्मलाइज। अच्छा, इससे डेटा नॉर्मलाइज नहीं होता, ये सिर्फ डायरेक्ट स्केलिंग होती है, ठीक है। ये हमारे पास दो तरीके हैं, मिन मैक्स स्केलिंग और जी स्केलिंग। मिन मैक्स स्केलिंग में क्या होता है भाई, कि जो डेटा वैल्यू है उसको माइनस करते हैं किससे, मिन से, और डिवाइड कर देते हैं मैक्स माइनस मिन से। ये फार्मूला है मिन मैक्स स्केल का। अभी समझाता हूं, मिन मैक्स स्केल्ड, ठीक है। जो भी हमारा डेटा पॉइंट होगा उसको मिनिमम में से माइनस करके डिफरेंस से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अच्छा, ये मैंने यहाँ पर एक छोटा सा काम किया हुआ कि मैं क्या करता हूँ स्केलिंग में, मिन मैक्स स्केलिंग लगाई, क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, आप वो कॉलम बता दें जिसको मिन मैक्स करना है, कॉलम माइनस कॉलम का मिन डिवाइडेड बाय कॉलम का मैक्स माइनस कॉलम का मिन मैक्स, सही लिखा है? हाँ भाई, यही चीज लिखी है ना, कॉलम की वैल्यू माइनस मिन, मिन ऑफ कॉलम डिवाइड बाय कॉलम का मैक्स और कॉलम का मिन। क्या कहते हो, ऊपर से तो नहीं गई ये बात? देखो, हमने क्या फार्मूला लिखा था अभी मिन मैक्स का? हाँ, हमने लिखा था मिन मैक्स
स्केल्ड वैल्यू पर क्या होगी, वैल्यू माइनस मिन ऑफ कॉलम, ठीक है, डिवाइडेड बाय व्हाट, मैक्स ऑफ कॉलम, माइनस मिन ऑफ कॉलम, मैक्स ऑफ कॉलम और मिन ऑफ कॉलम। यही चीज मैंने ऊपर लिखी हुई देखो, क्योंकि हमारे पास डेटा जो है वो डेटा फ्रेम से आ रहा है, ये फंक्शन कॉल होता है बारी बारी, तो एक एक डेटा पॉइंट यहाँ पे आता है, और जब कॉलम का मिन मैक्स निकालूंगा तो पूरे कॉलम में से खुद ही निकाल देगा, ठीक है, यही है, समझ में आ रही बात। तो जब मैंने ये किया तो मैंने बहुत सारे कॉलम को मिन मैक्स में कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया, बीएमआई चार्जेस तीनों कॉलम्स को कर दिया। जब तीनों कॉलम्स को हमने किया तो देखो ये इसकी एज का भी डेटा इसमें डेसिमल में आ गया, बीएमआई का डेटा भी इसमें आ गया, और चार्जेस का डेटा भी इसमें आ गया। पुराना वाला डेटा वैसे ही रखा हुआ है, दैट्स नॉट एन इशू, पुराना वाला डेटा जो है वो वैसे ही रखा हुआ है। किसमें, यहां पर कह रहे हो कि क्या हो जाए, नेगेटिव वैल्यू हो जाए, मेरे ख्याल से तो नहीं है। अच्छा, अब दूसरी चीज हमारे पास होती है क्या, जी स्केलिंग, ठीक है। जी स्केलिंग में क्या होता है, जी स्केलिंग में हमारे पास जब हम बात करते हैं जी स्कोर की या जी स्केल की, तो उसका सिंपल सा फार्मूला होता है डेटा पॉइंट माइनस मीन डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। क्या फार्मूला होता है, डेटा पॉइंट डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन, यही जी स्कोर होता है, यही जी स्केल होता है, ठीक है। यहां मैंने फंक्शन बनाया हुआ, कॉलम हमारा डेटा है, कॉलम को माइनस करो कॉलम के मीन से, डिवाइड बाय कर दो कॉलम के स्टैंडर्ड डेविएशन से, कॉलम के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करो, सारे डेटा को लिया। अब हमारे पास कुछ और कॉलम्स ऐड हो गए कि भाई एज का जी स्केल, बीएमआई का जी स्केल, और चार्जेस का जी, कहाँ ये, हाँ मीन से वैल्यू छोटी होगी जब भी -1 आ रहा है। अच्छा, अब हमारे पास हाँ डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, x माइनस एक्स जीरो हो जाएगा। अब हमारे पास ये स्केल आ गए, ये हमने जब z स्केल कैलकुलेट कर लेते हैं तो हमारा डेटा जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में लग रहा था, अब वो 100% स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है। क्या हो जाता है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन बन जाता है, ठीक है। अब हम चेक कर लेते हैं, ये हमने पहले प्लॉट किया था रॉ डेटा, पहले प्लॉट किया था हमने डायरेक्ट बीएमआई डेटा प्लॉट कर दिया, ये तरह आया। अच्छा, अभी मैं इसको चेक करूं कि क्या ये ऑलरेडी तो स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, ऑलरेडी तो नहीं है, तो मैंने इसका मीन चेक किया, मैंने इसका मीडियन चेक किया, मैंने इसका मॉड चेक किया, तीनों वैल्यूज जो है वो क्या है भाई, स्लाइटली डिफरेंट है, यानी ये कमोबेश नॉर्मल को छू रहा है, स्टैंडर्ड नॉर्मल को छू रहा है, ठीक है। कि मीन जो है 30.6 आ रहा है, मीडियन 30.4 आ रहा है, और ये 32 पॉइंट, मॉड जो है वो थोड़ा सा स्लाइटली जो है वो क्या हो रहा है, उसकी वजह से लेकिन ये फिर भी ये कमोबेश स्टैंडर्ड के करीब करीब ही है। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट करते हैं,
क्योंकि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने कहा कि बेल शेप कर्व्ड जो है वो हो सकता है, लेकिन वो कैसा हो सकता है कि भाई ये टेढ़ा हो सकता है, कि यूं स्क्यूड हो सकता है। स्क्यूनेस पढ़ी थी ना हमने कि भाई इधर को गिरा हुआ है, इधर को गिरा हुआ है, टेल इधर ज्यादा हो गई, है तो बेल शेप्ड ही, बट इसके अंदर राइट स्क्यूड हुआ है या लेफ्ट स्क्यूड हुआ है और सारी चीजें हुई है, ये भी पॉसिबल है, कहलाएगा तो बेल शेप्ड ही। तो हम उसको एक्चुअल में कैसा लाना चाह रहे हैं कि भाई वो सेंटर पे क्या हो जाए, 50-50% जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। तो अब ये हमारे पास हमने सिंपल नॉर्मलाइज किया था उसको मिन मैक्स स्केल से। इसका हिस्टोग्राम प्लॉट करते हैं। देखो ये पहले से ज्यादा बेहतर है, इसका केडी भी लगा देते हैं साथ में। क्या कहते हैं, थोड़ा सा फर्क आया, थोड़ा सा फर्क आया, बहुत मामूली सा, ठीक है। अच्छा, फिर हमने जी स्केल वाला ले लेते हैं, जिसको हमने स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूट किया। थोड़ा सा फिगर साइज मैंने बड़ा किया है। नाउ सी दिस, क्या कहते हैं अब आप, देखो ये कहां आ गया, जीरो पे आ गया, जीरो से थोड़ा सा खिसका हुआ है, ठीक है। और 1 स्टैंडर्ड डेविएशन, 2 स्टैंडर्ड डेविएशन, 3 स्टैंडर्ड डेविएशन, और ये 3 स्टैंडर्ड डेविएशन से थोड़ा इधर क्या हुआ है, ऑड की तरफ गया हुआ है, ठीक है। दिस कैन बी ट्रीटेड एज डाटा एरर, कि ये कुछ वैल्यूज का जो है वो एरर है, बट यू सी के अब जब मैंने जी स्कोर पे इसको काम किया, स्टैंडर्ड स्कोर, इसको स्टैंडर्ड स्कोर भी बोलते हैं, जी स्कोर या स्टैंडर्ड स्कोर, जब उसके ऊपर मैंने उसका प्लॉट निकाला, तो अब हमें ये नियरली परफेक्टली डिस्ट्रीब्यूटेड नजर आ रहा है, अबाउट 50% और 50%, ठीक है, ऐसे नजर आ रहा है। अच्छा, अब इस डेटा पर, क्या इस डेटा पर अगर मैं मीन मीडियन मॉड निकालूं तो क्या आने चाहिए, जीरो पे, तो अभी स्टैंडर्ड डिफरेंस तो जीरो पे आ रहा है, लेकिन वो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, एक्चुअल वैल्यू सेम आनी चाहिए, नियरली इक्वल टू जीरो ही आनी चाहिए, ठीक है। जब मैंने इसको किया, अब ये क्या कह रहा है, -2.07 10⁻⁻16 0.000000000006, तो कितना हो गया ये, जीरो ही है, क्या है, जीरो ही है। यानी अगर मैं किसी वैल्यू को यूं करके लिख दूं 0.00000001, तो ये क्या है यार, जीरो ही है, ठीक है। इसी तरह मीडियन निकाला तो -0.043, ये भी नियरली इक्वल टू क्या है, जीरो है। मॉड निकाला तो मॉड की वैल्यू जो है वो 0.267, ये थोड़ा दूर है, 0.0 की रेंज में नहीं आ रही, 0.2 में आ रही है, उसी वजह से आ रही है। वहां पर भी हमने देखा था हमारा मॉड क्या हो रहा था, हमें तंग कर रहा था, थोड़ा सा डिफरेंस ला रहा था, और यहां पर भी थोड़ा डिफरेंस जो है वो क्रिएट कर रहा है हमारा। बट यहाँ मैंने कुछ लिखा हुआ कि भाई द मीन ऑफ द स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज जीरो बाय डेफिनेशन, median for symmetric distribution like standard normal distribution, the median is the point that divides the distribution to equal halves due to symmetry around zero, the median is also zero. Mod is the value at which probability density function reaches maximum. Mod क्या वैल्यू है जिसपे pdf फंक्शन जो है वो क्या होता है, मैक्स पे पहुंच जाता है, यहाँ पर, ठीक है, मैक्स पे पहुंच जाता है। For the standard normal distribution pdf reaches maximum x is equal to 0, so the mod is also 0. ये नहीं, -2 नहीं आ रहा, ये आ रहा है 0 पॉइंट माइनस में 0.0000000000 फिर 2, तो वो बिल्कुल जीरो ही है, ठीक है, बिल्कुल जीरो ही। और ये ऐसे ही होता है, एग्जैक्टली जीरो बहुत रेयर केस में आता है। अगर मैं खुद से 10-15 डेटा ले लूं और उसमें
बिल्कुल जो है ना डिफाइंड वैल्यूज डाल दूं तो फिर आ जाएगा 0। ठीक है, इन ए ट्रू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन द मीन मीडियन मॉड शुड ऑल बी एग्जैक्टली 0। जो ट्रू स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसमें सारे एग्जैक्टली 0 होने चाहिए। while the mean and the median are close to 0, the mode is slightly off। mode थोड़ा सा दूर है, indicating some deviation from perfect normal distribution in the data set। तो this slight deviation can be attributed to the nature of the real world data not being perfectly normal distributed। कि भाई वो real world data जो है वो आपको इतना आइडियल नहीं मिलता है, गुंजाइश होती है। ठीक है, तो अब हमने क्या प्रूफ करना है? अब हमने वो वाली बात समझनी है जी। एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा था जिसका कर्व थोड़ा सा स्क्यूड था। क्या था? थोड़ा स्क्यूड था। ठीक है, स्क्यूड का मतलब होता है कि इस तरफ 30% डाटा हो गया, इस तरफ 70% हो गया, इस तरफ 80% हो गया, इस तरफ 20% हो गया। स्क्यूनेस इसी वजह से आती है ना, ये बात समझ रहे? था वो नॉर्मल ही, मैंने उसके ऊपर स्टैंडर्ड जी स्कोर के थ्रू काम किया और उसका क्या निकाला? स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला। तो उसकी स्क्यूनेस जो है वो क्या हो गई? राइट लेफ्ट से निकलकर बिल्कुल ओके हो गई, ओके हो गई। लेकिन फिर भी कुछ डाटा पॉइंट्स हैं जो क्या हो रहे हैं? नेग्लिजिबल हद पर हैं और वो फिर भी अभी आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट हो रहे हैं। किसका? हाँ, ये एक्सरसाइज जो हम काम कर रहे हैं बेसिकली हम पढ़ रहे थे टॉपिक जो है हमारा हाइपोथेसिस टेस्टिंग का, तो लेकिन उसके अंदर ये सारी टर्मिनोलॉजीज आ रही थी जो मैं इस्तेमाल तो कर रहा था, लेकिन मुझे खुद फील हो रहा था कि शायद ये सबको बात क्लियर नहीं है। इसलिए वो पिक्चर जो है ना, कि जो अब मैं तो अज्यूम कर रहा हूँ ना, मेरे दिमाग में चल रहा है यार ठीक है यार ये जी की वैल्यू आ गई, ये टेबल की वैल्यू आ गई, ये कॉन्फिडेंस की वैल्यू निकाल ली, ये हमने 95% में निकाल लिया। ठीक है, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा था कि यार ये कुछ जम नहीं रही बात। ठीक है, तो इस वजह से मैंने ये खुद मुझे फील हुआ, तो मुझे लगा कि नहीं मुझे इसको रिपीट करना चाहिए और इसको एक भले सिलो अंदाज में लेके चले लेकिन बात समझ में आ जानी चाहिए, इस तरह कर लेना चाहिए। तो दैट्स द रीजन। अच्छा, यूजफुल है कि नहीं? तो 100% 110% यूजफुल है। अब बात यह है कि अब जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी कि अभी 68% डाटा इस रेंज में होगा और फला डाटा इस रेंज में होगा, फला डाटा इस रेंज में होगा। ठीक है, कौन से वाले केस में? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के केस के अंदर जो है वो यही हमारे पास सिनेरियो होता है। अच्छा, मैं इसको अगर जी जी किसका कोवेरियंस बताऊं? अभी एक्सप्लेन कर दूं इसको छोड़ के? कोवेरियंस जो है, जब दो वैल्यूज को मैं कंपेयर करता हूं, को का मतलब ही क्या होता है? कंबाइन। ठीक है, दो वैल्यूज को जब कंपेयर करता हूं, ठीक है, एक कॉलम ए है और एक कॉलम बी है। जैसे ये वाला डाटा देख लें हम, हमारे पास ये डाटा है ना, ये हमारे पास डाटा है, एज इतनी है, ठीक है, बीएमआई इतना है। एज कम हो गई, बीएमआई इतना है, एज इतनी है, बीएमआई इतना है। अब क्या मैं इससे कोई इन दोनों के दरमियान कोई कोरिलेशन निकाल सकता हूं कि भाई एज कम हो रही है तो बीएमआई क्या हो रहा है? कम हो रहा है। एज कम हो रही है तो बीएमआई क्या हो रहा है? ज्यादा हो रहा है। या एज बढ़ रही है तो बीएमआई ज्यादा हो रहा है। ये जब दो वैल्यूज को हम कंपैरेटिव देख रहे होते हैं तो उसको हम कहते हैं कि हम इनके दरमियान क्या देख रहे हैं? कोरिलेशन फाइंड आउट कर रहे हैं। अच्छा, एज अ ह्यूमन बीइंग, ये बात मैं बार बार रिपीट करता हूं कि हम जो है वो कॉलम नेम के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं।
एज ए ह्यूमन बीइंग हम किस पे कर रहे होते हैं, कॉलम नेम पर डिपेंड कर रहे होते हैं, जबकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन के अंदर वो वैल्यूज पर डिपेंड कर रहा होता है। ठीक है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन में वो वैल्यूज के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। इसकी मिसाल में फिर दोबारा देके समझा देता हूँ। मेरे पास एक कॉलम में लिखा हुआ है कुछ बच्चों का डाटा, उनका डिग्री लिखी हुई है। एक बच्चा कंप्यूटर साइंस का है, एक बच्चा मैकेनिकल का है, एक बच्चा सिविल का है, एक बच्चा एमबीबीएस का है, इसका इसका। और उनके एक कॉलम के अंदर क्या लिखा हुआ है कि भाई वो खाने पीने के ले लेते हैं कि भाई जो कंप्यूटर साइंस का बच्चा है वो एक हफ्ते में 10 प्लेट बिरयानी खाता है, और जो दूसरे शोबों के हैं उनकी इतनी। अब बात यह है, क्या इनके दरमियान कोई कोरिलेशन होगा? क्या इनका कोई कोरिलेशन होगा कि उसकी डिग्री से और उसकी बिरयानी खाने से? नहीं होगा। अच्छा, ये मैं क्यों कह रहा हूं, हमने किस पर पकड़ा उसको? कॉलम नेम की वजह से। ठीक है, हम किस पर फैसला कर रहे हैं? ये कॉलम नेम पे फैसला कर रहे हैं। और जबकि जबकि इधर देख लो, जब मैं क्या करता हूं भाई, मैं कॉफियां ले आया तो जब मैं इसको कैलकुलेट करता हूं तो मुझे बताओ, इधर जो है इस पूरे सिनारियो में कहां कॉलम नेम आया है? यहां तो वो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है एक्स और वाई की। तो उस बेचारे को क्या पता है कि बिरयानी की वैल्यू है और ये उसके डिपार्टमेंट की वैल्यू? हाँ भी नहीं, वो तो नंबर्स के दौरान दरमियान क्या करता है, पैटर्न को देखता है। ठीक है, कि भाई ये नंबर कम हो रहा है, ये नंबर बढ़ रहा है, ये नंबर और कम हुआ, ये नंबर और बढ़ गया। तो वो पैटर्न से क्या पता चल जाता है उसे कि दे आर इनवर्सली कोरिलेटेड, कि एक बढ़ रहा है तो दूसरा क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अब वो कॉलम नेम पे नहीं जाता। ठीक है, तो दिस इज व्हाट कोरिलेशन इज, कि जब हम दो कॉलम्स को जो है वो स्टडी कर रहे होते हैं। अब वापस आ जाए इसके ऊपर। वैसे ही कोरिलेशन अभी जहन में क्यों आया तुम्हारे? अच्छा, अब बात करते हैं हम किसकी, कि भाई हमारे पास जो है फॉर हमारे पास जो डेटा है, कौन सा था वो, ये डेटा इंश्योरेंस का ना। फॉर एग्जाम्पल मैं यही वाला कॉलम ले लेता हूँ, ये कॉलम ले लिया मैंने। ठीक है, ये कॉलम ले लिया। अच्छा, हमें पता है क्या, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं कहता हूं भाई ये 68% डेटा, और दूसरा क्या होता है 95% और 99.7% ऑफ डेटा, ऐसे ही होता है। ठीक है, और हमारे पास हम क्या करने जा रहे हैं, वन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, अच्छा, मीन में इसका निकाल लूं, किसका, इस कॉलम का मीन कैसे निकलेगा, एवरेज। सेलेक्ट हो जाएगा। हाँ, अच्छा,
अच्छा जी, अरे यार, यहाँ से लेके हाँ यही किया मैंने। अब वो इतना यूज नहीं करते ना, तो प्रैक्टिस नहीं है। ठीक है, कितना मीन आ गया? यही हम पहले भी कैलकुलेट कर चुके हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर लें। स्टैंडर्ड डेविएशन, सैंपल पॉपुलेशन। क्यों नहीं कर रहा है ये? सिलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है यार ये? टैब दबाऊं? हम्म। पहले सिलेक्ट करो ना। ठीक है। ठीक है, 6.09। ठीक है। अच्छा भाई, अब देखो जरा, वन स्टैंडर्ड डेविएशन पर हमारे पास, समझना जरा, जब वन स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करता हूं तो एक लेफ्ट पर है और एक राइट पर है। तो मैं एक को कहता हूं भाई लोअर लिमिट, और एक को कहता हूं मैं अपर लिमिट। तो अब लोअर लिमिट किसके बराबर होती है भाई? हाँ, मीन प्लस या मीन माइनस? मीन माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन। तो मीन की वैल्यू यहां से ले लूं, मीन माइनस वन स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्या आ गया? 24। और यहां पर क्या आ जाएगा? मीन प्लस वन स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या आ गया? ठीक है। अब इस रेंज के अंदर, इस रेंज के अंदर कितनी वैल्यूज है मेरे पास? काउंट, नंबर ऑफ वैल्यूज काउंट करता हूं इस रेंज में, यहां से लेके यहां तक। अच्छा, मैं यहां पर इफ के अंदर भी कंडीशन लगा सकता हूं इफ की, लेकिन आसान काम कर लेते हैं कि हम क्या कर लेते हैं भाई, फिल्टर लगा देते हैं, है ना? अच्छा जी, कहाँ है फिल्टर? ये फिल्टर लगाया मैंने। फिल्टर, कहां से वैल्यू चाहिए मुझे? हाँ, 24.5। 24.5 यहां से, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, कहां तक? 36 तक। इसमें थोड़ा वक्त तो लग रहा है, लेकिन ये है कि ये, हाँ, कहां पर? ये वाला? हाँ, यहाँ पे ग्रेटर देन लेस देन लगा सकता हूँ यार। बिटवीन, बिटवीन क्या लिखूं भाई? 24.5
और 36.7 आ गई है। कितनी वैल्यूज हैं ये काउंट आ रही है 900 वैल्यूज। कितनी? 900 वैल्यूज। अच्छा भाई, तो ये कहाँ चली गई हमारी? काउंट हमारा कितना हो गया? 900 वैल्यूज। ठीक है, टोटल हमारी कितनी वैल्यूज हैं? 1300। कितना डेटा हमारा टोटल जवानो? 1338। सही है ना? 1338। अब निकालो परसेंटेज इसकी, क्या आएगी? 900 डिवाइडेड बाय 1380 मल्टीप्लाई बाय 100, कितना आ रहा है? ठीक है, तो इससे क्या पता चल रहा है हमें कि जो हमारी अजम्पशन है, अच्छा ये मैं क्यों कर रहा हूं, क्योंकि हम बार बार जो है वो इस चीज को डिस्कस करते हैं, लेकिन ये खोपड़ी में बैठ नहीं रही थी कि यार ये क्या हो क्या रहा है। ठीक है, अभी हमें नजर आ गया कि 1 स्टैंडर्ड डेविएशन अवे पर हमारा कितना डेटा आ रहा है। अच्छा, ये अभी 68% नहीं है, ये इसका मतलब ये है कि ये अभी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन तो है, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में 100% 68 पे चला जाएगा, ये 100% 68 पे चला जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं इसको 2 स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए निकालूं तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। हाँ, मैं सिर्फ इसको नीचे करता हूं और सब में जाके फिर साइन चेंज कर देता हूं। ये हमने कैसे निकाला था? हमने क्या लिखा था? मीन वैल्यू माइनस माइनस 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन, यही था ना? और ये क्या आ जाएगा? मीन वैल्यू, नहीं नहीं, हाँ, प्लस 2 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, राइट? ठीक है, तो ये हमारी रेंज आ गई, बढ़ गई देखो 18 से 42। अब इसमें फिल्टर लगा देते हैं। कहाँ गया? हाँ, एक कॉलम पे नंबर फिल्टर बिटवीन कहाँ से कहाँ तक? 42.8 से लेकर, नहीं, 18.4 से लेकर 42.8 तक। आ गई? छोटी वैल्यू नजर नहीं आ रही। लग भी गया है, नहीं लगा? आ रहा है काउंट, बस इसको चेक कर लेते ना। नहीं, वो बस इसको सिलेक्ट किया हमने, काउंट कितना है? 1281। तो हमारे पास कितना हो गया ये? 21 आएगी ना, 18 से ऊपर है ना, 18 है ना लोअर। ठीक है, 1281। और यहाँ पर क्या हो गया भाई? 1281 कितने परसेंट हो गया ये? 96%। हमारे पास कितना है? 30 कहाँ लिखा हुआ है? अच्छा अच्छा अच्छा, 38, 95 पॉइंट। इसको भी सही करते हैं यार, 67.2। ठीक है, तो थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन पर क्या हो जाएगी भी? लोअर लिमिट मीन माइनस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन
और यहाँ क्या हो जाएगी, मीन प्लस 3 टाइम्स स्टैंडर्ड डेविएशन 48। फिल्टर में आ जाए, बिटवीन 12.3 और 48.9। ओके, तो ये कितनी हो गई, 1334। कितनी वैल्यू आ गई, 1334। टोटल कितनी है, 1338। 1334 और टोटल है हमारे पास 1338। ये फाइनली हमारे पास क्या बन गया, 34/38 मल्टीप्लाई बाय 199.7। ठीक है, अभी बात क्लियर हुई कि हमारे पास डेटा अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो वो डेफिनेटली इन सारी प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा होगा, फॉलो कर रहा होगा। बट अगर वो गुड नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, उसको बनाना पड़ेगा। उसके लिए हम क्या करेंगे, स्टैंडर्ड नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो अप्लाई करेंगे। अब ये आप लोग खुद थोड़ी सी एक्टिविटी करके देख लीजिएगा। यहाँ मैंने बीएमआई लिया था, यहाँ आप बीएमआई स्केल्ड वाली वैल्यू ले लें, या मैं डाल दूं, चलो अभी पहले करने तो दे फाइल शेयर। 2 CSV, इसके अंदर हमारे पास वाला डाटा ऐड हो गया ना, 2 CSV इंश्योरेंस स्किल्ड डॉट CSV। ठीक है, अब मैं यहाँ से इस फाइल को खोल लेता हूँ। कौन सी लेनी है, BMI Z स्केल्ड ना। अच्छा, कुछ फर्क पड़ा नहीं पड़ा, पिक्चर क्लियर हो रही है नहीं हो रही है, या बेकार जा रही है एक्टिविटी। ठीक है, ये BMI Z स्केल्ड आ गया। अब यहां पर मैं क्या करता हूं, यहां पर जाके बस सिर्फ मीन की वैल्यूज क्या कर देता हूं, यहां पर A के बजाय क्या कर देता हूं मैं, B, और यहां पर भी B। ये आ गई वैल्यू, मीन बहुत कम आ रहा था। स्टैंडर्ड डेविएशन में भी यहां पर B और यहां पर B, स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू, ये सारी अपडेट हो गई। ये भी अपडेट हो गई, ये भी अपडेट हो गई, ये हो गई, ये भी हो गई। अब यहां पर क्या करता हूं, काउंट निकालने के लिए वही करना पड़ेगा फिर मुझे। हाँ, अच्छा, फिल्टर शरीफ का है, ये है फिल्टर। सुनो भाई सुनो, तवज्जा से भाई, कहाँ गया फिल्टर। अच्छा भाई, पहली रेंज कहाँ से कहाँ तक है, -2 -0.9 99 से लेके प्लस 0.99 सिलेक्ट हो गई। कितनी वैल्यूज हैं ये, 889, 889, 889। वापस चलते हैं हम, 889 कहाँ गया है, अच्छा वो उसकी वजह से हाइड हो गया। 889 ना, 889। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू थी 1338, और ये ठीक है 636.4।
पहले कितना आ रहा था 67। अब हमारे पास सेकंड के अंदर बस काउंट ही चेक करना है ना हमें। बिटवीन -1.99 1.99 1280 सेम आ रहा है। 1281 एक एक कम हो रहा है। हाँ यार क्या तो सही रहा तू 95.62। आखिरी वाला भी देख लो भाई 2.9 से 2.9 -2.99 से 2.99 कितने है ये 1334 सेम आ रहा है ये तो बिल्कुल 1334 1338 99 पॉइंट उतना ही है ना 1334 पहले भी था आया नहीं। अबे वैल्यू उतनी वही रहेगा ना पहले भी 1334 थी अब भी 1334 है। ठीक है तो थोड़ा सा वेरिएशन जो है वो हमारे पास हमें जो है वो नजर आया है। तो हमने ग्राफ पर भी प्रॉपर्टी को देखा और हमारा जो वो 68%। और अब ये वाली बात आपके जहन में अब क्लियर हो जानी चाहिए कि भाई ये समथिंग कुछ है ये हवा में नहीं है कि हम इसकी बात कर रहे हैं। हाँ ठीक है कोई सवाल इसके अंदर। हाँ एक्सेल की शीट दिखा कौन सा वाला ये। अच्छा देखो ये वैल्यू लिखी हुई है ये वैल्यू लिखी हुई है समझे भाई जरा इनका सवाल बिल्कुल सही है। ये वैल्यू लिखी हुई ये वाली ठीक है। क्या वैल्यू लिखी है ये क्या लिखा हुआ है आखिर में e⁻16 इसका मतलब ये है x के 2 इंटू -2 इंटू 10⁻⁻16 यानी इसका मतलब ये है कि 2 से पहले डेसिमल में कितने जीरो आएंगे 15 जीरो आएंगे 16वां तो 2 है ना। तो अब ये कितनी छोटी वैल्यू है। हाँ एक्सपोनेंशियल की वजह से वो नजर आ रहा है यहाँ पर। ठीक है अच्छा भाई कोई और कंफ्यूजन इसमें। अच्छा अब मामला क्या है एक मिनट अब हम जो है अब इधर देखो बहुत बातें हैं यार लड़कियों को पीछे छोड़ दिया। अब हमारे पास कोई डेटा पॉइंट होगा इस रेंज में जो हम जी टेबल में जाते हैं तो वहां से हम क्या देखते हैं हमारे पास जी स्कोर होता है फिर हम जाते हैं जी टेबल में कुछ ढूंढते हैं। हमारे पास किसी डेटा पॉइंट का क्या होता है जी स्कोर होता है। हम जी टेबल में जाके कुछ ढूंढते हैं वो कुछ ढूंढना क्या होता है इस पॉइंट की इस डेटा पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है क्या इस डेटा पॉइंट की प्रोबेबिलिटी कितनी है। तो यहां से निकलती है पी वैल्यू जिसे हम प्रोबेबिलिटी वैल्यू कहते हैं ऑफ व्हाट ऑफ दैट पर्टिकुलर डेटा पॉइंट। ठीक है ये हम अगली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे ये हम कैसे चलता है लेकिन ये
इसको रिवाइज कर लेना, ठीक है, क्योंकि अब मेरे ख्याल से इससे ज्यादा मैं आपको मैं नहीं बोल सकता, ठीक है। एक मिनट